कसानी मसारी कब्रिस्तान में दफन हुआ असद, जनाजे में नहीं पहुंच पाया अतीक, नाना मौसा ने निभाई रिवाज। आज भरतपुर में अमित शाह करेंगे रोड शो, बीजेपी के बूथ महासम्मेलन को करेंगे संबोधित, विजयी अभियान की करेंगे शुरुआत। दिल्ली में नहीं रुकेगी बिजली की सब्सिडी, बता दें कि अब सभी लोगों को लगातार बिजली की सब्सिडी मिलती रहेगी। देश में 53,000 के पार हुई एक्टिव केसों की संख्या, बीते 24 घंटे में मिले 10,753 मामले, 24 घंटे में हुई 27 लोगों की मौत। जापान के पीएम फूमियो किशिदा की सभा में हुआ ब्लास्ट, स्मोक बम से किया गया हमला, पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। खबरों में रुक करते हैं आज की सबसे चर्चा का विषय जो बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस रिमांड पर चल रहे माफिया डॉन अतीक अहमद की हेकड़ी और अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। पूछताछ के दौरान अतीक पुलिस से उल्टे सवाल पूछ रहा है और हर सवाल का सीधे सीधे जवाब न देकर गोल मटोल जवाब देने में लगा हुआ है। अतीक अहमद की अकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब पुलिस उससे जेल में मोबाइल से बात करने के संबंध में सवाल पूछ रही है तो वो उल्टा पुलिस से ही सवाल पूछने लगा है कि उसका वो मोबाइल कहाँ है जिससे वो साबरमती जेल के अंदर से बात कर रहा था। अतीक का कहना था कि जिस मोबाइल से वो और अशरफ बात करते थे, अगर वो मोबाइल उसे दिखा दिया जाएगा तो सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। पुलिस पूछताछ के दौरान अतीक अहमद ने कहा कि हमारे खिलाफ सारे सबूत झूठे हैं, पुलिस ने गढ़े हैं। बेसिर पैर की कहानी बनाकर पुलिस ने मेरे परिवार का नाम घसीट दिया है। मुझे राकेश लाला और नौकर कैश अहमद की निशानदेही पर बरामद कैश और असलों पर अतीक अहमद का बोलना था कि पुलिस के सामने चाहे जिससे जो कबूलनामा हो, जिससे कबूलवाना हो, लेकिन इंसान कोर्ट के सामने सच्चाई बोलता है। पुलिस का कहना है कि अब अतीक की पूछताछ में अतीक और उसके भाई अशरफ ने किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया है। हर सवाल पर अतीक अहमद और अशरफ ने एक ही जवाब दिया। उन दोनों के जवाब में बस यही कहना था कि हमें नहीं मालूम, हम तो जेल में बंद थे। एक तरफ पुलिस अतीक से सवाल पूछ रही है तो वहीं दूसरी तरफ अतीक का बेटा असद, जिसकी मौत एसटीएफ एनकाउंटर में हुई थी, उसका अंतिम संस्कार किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद अहमद को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीबी रिश्तेदारों द्वारा प्रयागराज के कसरी मिस्री कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। लाख कोशिशों के बावजूद भी माफिया अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाई। असद को उसके दादा और दादी की कब्र के पास दफनाया गया है। असद के जनाजे में अतीक के परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हो सका। जनाजे और दफनाने के दौरान करीबी रिश्तेदार और मोहल्ले के कुछ लोगों को ही शामिल किया गया। इस दौरान पुलिस की तरफ से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। पूरे कब्रिस्तान की ड्रोन से निगरानी की गई। इससे पहले डूमनगंज थाने में बंद अतीक अहमद ने बेटे के जनाजे को कंधा देने के लिए कई बार मिन्नतें की। इतना ही नहीं, उसके वकीलों ने कोर्ट में अर्जी भी डाली कि पुलिस कस्टडी में उसे जनाजे में शामिल होने की अनुमति दी जाए, लेकिन जब तक कोर्ट में सुनवाई होती या फिर कोई आदेश पारित होता तब तक असद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इतना ही नहीं, मां शाइस्ता परवीन के भी कब्रिस्तान पहुंचने की खबर थी, जिसके बाद महिला कांस्टेबल की तैनाती भी की गई थी, लेकिन शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची। तो एक बाप और मां के लिए इससे ज्यादा बुरा क्या होगा कि वो अपने बेटे के अंतिम विदाई पर भी नहीं पहुंच पाए। हालांकि अतीक जो है वो लगातार अर्जियां देता रहा कि मुझे अपने बेटे के जनाजे में जाने दीजिए, और साथ ही साथ शाइस्ता परवीन की ये सामने खबर आ रही थी कि लगातार वो भी वहां पहुंचेगी। इसी खबर को लेकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर इरफान संवाददाता प्रयागराज से जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। इरफान, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें आ रही है कि बेटा मर गया, बेटे को दफना भी दिया गया, लेकिन अतीक की हेकड़ी कम नहीं हो रही, वो सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा है पुलिस का।
बता दें कि साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अरशद गुजैसों को आज जो है सुपुर्द खा किया गया है उसके कसारी बसारी इलाके में, तो कहीं न कहीं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जितने भी दबंग हैं, जो भी बदमाश हैं, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। शायद जो भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देगा, शायद उनका यही हश्र होगा। इसको लेकर जो है कहीं न कहीं अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ जो है वो पुलिस कस्टडी रिमांड में है। उससे रात में पूछताछ भी हुई है, लेकिन उसने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। क्यों? जिससे पुलिस को कुछ सुख्ता और अहम सबूत मिल सके, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि झांसी पुलिस भी, झांसी में भी 2 करोड़ का इंतजाम किया था कि अगर गुलाम और असद के घर से अगर कोई नहीं आएगा तो उसके शव को वहीं दफना दिया जाएगा। लेकिन हालांकि इंतजार की घड़ी थी, इंतजार के बाद जो है उसके फूफा रात में पहुंचे और सुबह में जो है उसके असद के शव को उसके निज आवास पर जो है कसारी मसारी प्रयागराज में ले आया गया है और 10 बजे के बाद ही जो है इसका जो है सुपुर्द खा किया गया असद का। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात यह है पंकज की, अगर जिस जनाजे में उसके माता पिता ना हो तो कहीं न कहीं इस जनाजे में जो गांव के लोग हैं तरह तरह की बात कर रहे हैं, तरह तरह के लोगों में बातें आ रही है कि अगर कोई माँ बाप अगर किसी के जनाजे में ना रहे तो अपने में सबसे बड़ी बात होती है। कहीं न कहीं अतीक को अपने माफियागिरी पे पछतावा हो रहा है कि बिल्कुल इरफान, जिस तरह से आपने कहा कि एक जनाजे में, एक बच्चे के जनाजे में उसके माँ बाप ही ना हो, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब सवाल उससे किया गया अतीक से कि असद के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, उसने अपना मुंह नहीं खोला। लगातार पूछताछ की जा रही है पुलिस की ओर से, वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है। वो यही कह रहा है कि साबरमती में जिस फोन से पूछताछ की गई थी वो फोन हमें ला दिया जाए, क्योंकि सारे आरोपों को वो खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अतीक का कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम में असद का कोई दोष नहीं था। असद अभी स्टूडेंट था और वो अपने कैरियर की शुरुआत कर रहा था। लेकिन साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से अतीक के बेटे असद के जनाजे में उसके माँ बाप खुद नहीं पहुंच पाए। तो साफ तौर पर बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, जो आस पास पड़ोस के जो लोग थे, जो रिश्तेदार थे, वो इंतजार कर रहे थे कि शाइस्ता परवीन और अतीक का आना हो सकता है, क्योंकि लगातार अतीक ने जो अर्जी डाली थी कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। लेकिन साफ तौर पर एक तरफ यह भी था कि शाइस्ता परवीन अपने आप को सरेंडर कर सकती हैं और अपने बेटे के शव का अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती हैं। लेकिन ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ है इस पूरे मामले में। लेकिन जो आम जनमानस में जो प्रतिक्रिया है उनका साफ तौर पर कहना है कि अतीक का अब माफियागिरी का साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अतीक को अब इन सब अपने गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए कि आखिर जमीनों की, गरीब की जमीनों पर हड़पना और गरीब के ऊपर जुल्म करना कितना मुश्किल होता है, इसका अंदाजा तो अतीक को लग ही गया होगा। क्योंकि लगातार साफ तौर पर अतीक और अशरफ से लगातार यूपी पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार जो है वो हेकड़ी अतीक की कम नहीं हो रही है। हालांकि उसका बेटा मर गया, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया है, भाई जेल में है, बेटे 2 बाल सुधार गृह में है, एक की जान चली गई और उसको दफना भी दिया गया, और उसके बावजूद भी उसके माथे पर एक शिकन नजर नहीं आ रही है। एक ऐसी चिंता की लकीर भी उसके चेहरे पर नहीं दिख रही है जिसकी वजह से अतीक परेशान हो। हालांकि अतीक के भाई अशरफ ने कहा था कि अल्लाह की जो चीज थी वो अल्लाह के पास चली गई। जब अतीक और अशरफ से पूछा जा रहा था तो अतीक ने कुछ नहीं बोला, अतीक का मुंह सिला हुआ था और उसके भाई ने बोला कि जो अल्लाह की चीज थी वो अल्लाह के पास चली गई। तो जिस तरह से आज असद को दफनाया गया है, वहां उसके कुल 35 रिश्तेदारों को ही जाने की अनुमति मिली थी। हालांकि कुछ समर्थक वहां नजर आ रहे थे असद के, वो जिन्हें अंदर नहीं आने दिया। तमाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी, गली में कोई भी पुलिस जवानों के अलावा नहीं दिखाई दे रहा था। और साथ ही साथ 35 रिश्तेदारों ने जनाजे को और उसको दफनाया गया, असद को दफनाया। वहां कुल 35 रिश्तेदारों को ही उनके आईडी कार्ड देकर उनको अंदर भेजा गया था। तो अतीक ने लगातार ये बात कही है कि वो जो है इस किसी भी साजिश में शामिल नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये कबूलनामा उसने पुलिस के सामने किया था कि हाँ, उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था। लेकिन अब जो है अतीक की हेकड़ी वो साफ दिखाई दे रही है। अतीक बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अतीक और अशरफ दोनों ही लगातार ये कह रहे हैं कि जिस साबरमती जेल से हमने साजिश रची थी, जिस फोन से हमने फोन किया था, उस मोबाइल को हमारे पास लेकर आइए, तब हम उसका जवाब देंगे। तो हेकड़ी अभी भी बरकरार है। अतीक की बड़ी रिकवरी की कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। बता दें कि पुलिस से मोबाइल मांगा जा रहा है,
अतीक लगातार जो है, अतीक का बेटा मर गया, अतीक का परिवार जो है वो पूरा बिखर गया है। हालांकि शाइस्ता परवीन की खबर थी कि वो अपने बेटे के जनाजे पर आएगी, लेकिन शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं अपने बेटे से ज्यादा उसे अपनी जान की परवाह है। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से आज प्रयागराज में कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद का अंतिम संस्कार कर दिया गया, असद को दफना दिया गया है। जनाजे में शामिल हो नहीं पाया अतीक और उसके कुछ ही 35 रिश्तेदार जनाजे में पहुंचे थे। कब्रिस्तान में कड़ी सुरक्षा के बीच असद को दफनाया गया, लेकिन लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है अतीक से, लेकिन अतीक जो है वो सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। साथ ही साथ अशरफ का हालांकि ये कहना था कि अल्लाह की चीज थी, वो अल्लाह को वापस चले गए। तो देखिए किस तरह से अतीक की हेकड़ी साफ नजर आ रही है। अतीक का पूरा परिवार बिखर चुका है, पत्नी फरार चल रही है, 4 शूटरों का एनकाउंटर कर दिया गया है जो उमेशपाल हत्याकांड में शामिल थे, लेकिन अभी भी अतीक बिल्कुल बेखौफ नजर आ रहा है। अतीक का यह भी कहना है, सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि जिसने भी मेरे बेटे को मारा है उसको मैं बाहर आके जेल से निकल के बदला लूंगा अपनी बेटी की मौत का। बताओ, जिस तरह से एक बाप जो है अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया और जेल के भीतर से ही धमकी दे रहा है, जबकि उसका बेटा एक आतंकवादी था जिसने ना जाने कितने शरीफ लोगों पर बंदूक चलाई। सबसे आगे उमेशपाल हत्याकांड में उसका बेटा ही शामिल था। उसके बावजूद भी एक बाप कहता है कि जिसने भी मेरे बेटे को मारा है मैं अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा। तो कहीं ना कहीं अतीक जो है वो अभी भी बेखौफ है और लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। तो आज असद को कब्रिस्तान में दफना दिया गया और उसके कुछ ही चुनिंदा रिश्तेदारों को अंदर पहुंचने की इजाजत थी। आईडी कार्ड लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच उनको अंदर पहुंचाया गया। हालांकि कब्रिस्तान के बाहर असद के कुछ समर्थक नजर आ रहे थे जो लगातार ये कह रहे थे, सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि ये कार्रवाई जो की है सरकार ने वो गलत की है, क्योंकि जो कानून जो है वो प्रक्रिया से कानून ने अपना काम नहीं किया है। और इसी को लेकर जो समर्थक थे उसके वो लगातार प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे। हालांकि बाहर काफी भीड़ थी, असद के रिश्तेदारों और पड़ोसियों को ज्यादा संख्या में अंदर नहीं आने दिया गया था। तो तस्वीरें कसारी मसारी कब्रिस्तान की, जहां अतीक के बेटे असद को दफना दिया गया है। कुछ ही रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसे दफनाया गया। बता दें कि उसके दादा की कब्र के पास उसे दफनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस रिमांड पर चल रहे माफिया डॉन अतीक अहमद की हेकड़ी अभी भी कम होती दिखाई नहीं दे रही है। अकड़ नहीं कम हुई, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पूछताछ के दौरान अतीक पुलिस से उल्टा सवाल पूछ रहा है और हर सवाल का सीधे सीधे जवाब न देकर गोल मटोल जवाब दे रहा है। अतीक अहमद की अकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जब पुलिस उससे जेल में मोबाइल से बात करने के संबंध में सवाल पूछ रही थी तो वो उल्टा पुलिस से ही सवाल पूछने लगा। उसका वो मोबाइल कहाँ है जिससे वो साबरमती जेल के अंदर बात कर रहा था। अतीक का कहना था कि जिस मोबाइल से वो और उसका भाई अशरफ बात करते थे, अगर वो मोबाइल उसे दिखा दिया जाए तो सारे सवालों के जवाब दे देगा। हालांकि अतीक के जो कनेक्शंस हैं वो निकलकर सामने आए हैं। अतीक के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ, जैश ए मोहम्मद के साथ, ISI संगठन के साथ निकलकर सामने आए हैं। उसके बावजूद भी अतीक जो है वो अपना गुनाह कबूल करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। अहमद ने कहा, हमारे खिलाफ सारे सबूत झूठे हैं, पुलिस ने गढ़े हैं, बेसिर पैर की कहानी पुलिस बना रही है, परिवार का नाम घसीटा जा रहा है। मुंशी राकेश लाला और नौकर कैश अहमद की निशानदेही पर बरामद कैश और असलों पर अतीक अहमद का बोलना था, पुलिस के सामने चाहे जिससे जो कबूलनामा लो, लेकिन इंसान कोर्ट के सामने सच्चाई बोलता है। पुलिस का कहना है कि अब तक की पूछताछ में अतीक और उसके भाई अशरफ ने किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया है। हालांकि वो गुस्से में जरूर नजर आया, अपने बेटे की मौत के बाद वो गुस्से में जरूर है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता हाईकोर्ट से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आइए उनसे पूछ लेते हैं। शशांक जी, जिस तरह से उमेशपाल हत्याकांड में उमेश जो है वो एक मुख्य गवाह था, इसे लेकर
अतीक ने साफ साफ खुली चुनौती जुडिशियल सिस्टम को दी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया, प्लीज थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्या? जी शशांक जी, जिस तरह से लगातार आज असद के बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, उसको दफना दिया गया है कसार मसार कब्रिस्तान में, उससे लेकर अतीक जो है उससे तमाम सवालों के जवाब लिए जा रहे हैं, लेकिन अतीक जो है पूरे गुरूर में बात कर रहा है, कोई भी जवाब देने के लिए राजी नहीं है। तो जिस तरह से उमेश पाल की हत्या की गई, एक मुख्य गवाह था वो राजूपाल हत्याकांड को लेकर, उससे लेकर उसकी हत्या कर दी गई, तो अतीक ने कहीं ना कहीं खुली चुनौती जुडिशियल सिस्टम को दी। जी देखिए, अतीक जैसे लोग पूरे सिस्टम को एक्वायर करके रखने के आदी हो चुके थे समाजवादी पार्टी की सरकार में और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। जिस तरह से सत्ता के संरक्षण में अतीक अहमद अंसारी और उनके जैसे बड़े गैंग के लोग जिस तरह से अपराध कर रहे थे, वैसे लग रहा था कि उनके अपराध का अंत ही नहीं होगा और उनके बारे में जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो पाएगी। और आपको बताऊं, 100 से ज्यादा मुकदमे सिर्फ अतीक अहमद के ऊपर पेंडिंग है। तो हम लोग यह जानते हैं कि अतीक अहमद का कुत्ता भी माननीय मुख्यमंत्री उस समय के जो थे उनसे हाथ मिलाता था। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार में उस जमाने की अतीक अहमद के खिलाफ ऐसे हजारों मुकदमे थे जो लिखे नहीं गए। ऐसे सैकड़ों लोग थे जिनकी हत्याएं कर दी गई, जिनके साथ जबरदस्ती की गई, जिनके प्रॉपर्टी हड़पे गए, उनके एफआईआर लिखे नहीं गए। तो अतीक अहमद एक अभ्यस्त अपराधी है और अब जब वो जुडिशियल सिस्टम में आया है और उत्तर प्रदेश में सरकार जो प्रोसिक्यूशन को इतना बल दे रही है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस कलेक्ट करा पा रहा है और गवाही दिलवा पा रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर ऐसे अपराधी इस समय जेल के अंदर हैं और उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग हो रही है और उनको सजा हो रही है। जिस प्रकार से उसने उमेश पाल की हत्या करवाई और सारे एविडेंस थे, उसमें उनके लड़के असद का नाम था और अन्य कई लोगों का नाम था, उनकी पत्नी का नाम था। तो जिस तरह से सीधे सीधे गोली चलाते हुए उनका लड़का दिख रहा था और जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया है, तो यह उत्तर प्रदेश में जुडिशियल सिस्टम के बिल्कुल शशांक जी, जिस तरह से यूपी पुलिस ने तो अपना काम किया, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया, लेकिन अभी भी जो है वो अतीक अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा है। इसके चलते कोर्ट में भी अगर अतीक ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो कानून की आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, अतीक जैसे लोग जुर्म कबूल नहीं करते हैं क्योंकि वो अभ्यस्त अपराधी है। तो अगर वो जुर्म कबूल करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, दोनों परिस्थितियों में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन अपना ऑन करना पड़ेगा, एविडेंसेस कलेक्ट करने होंगे और उनके खिलाफ जो तथ्यगत सबूत है, बयान है, ये सब जुटाने होंगे। उसके बाद उनके अगेंस्ट न्यायालय में वो एविडेंस दाखिल किए जाएंगे। फिर 164 का बयान वादी का होगा और अन्य गवाहों का होगा माननीय न्यायालय के सामने। और जिस तरह से अतीक के नेक्सस भारत के बाहर पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से भेजे गए असलहों को लेकर के भी आया है उनके परिवार का, तो निश्चित तौर पर इस मामले में पुलिस अपने साक्ष्य जुटाएगी। साक्ष्य जुटाने के बाद साक्ष्य को न्यायालय में प्रोड्यूस करेगी और वहां पर एफटीसी कोर्टें बनी हुई हैं एमपी एमएलए द्वारा किए हुए अपराध के संदर्भ में, उसमें ट्रायल होगा और पुलिस के पास प्रॉपर सबूत है, प्रॉपर उनके पास एविडेंसेज हैं। तो निश्चित तौर पर इस मामले में भी अतीक अहमद और जो लोग बच जाएंगे, अब भगवान जाने कितने लोग बच पाएंगे इस मामले में, तो वो निश्चित तौर पर उनको फांसी की सजा या आजीवन कारावास होगा, क्योंकि गवाह को सुरक्षा सरकार के द्वारा दी गई थी। वह एक मुकदमे में गवाह थे, उस गवाह की हत्या की गई है। यह जुडिशियल प्रोसेस को चैलेंज है और जुडिशियल प्रोसेस को समाप्त करने जैसा है। और बिल्कुल इस मामले में अतीक के खिलाफ प्रोसीडिंग ठीक से नहीं की गई होती तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में संदेश जाता कि भारत में कानून व्यवस्था नाम की चीज समाप्त हो गई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से इसमें सरकार ने प्रोसीड किया है,
पुलिस ने बढ़िया काम किया है। तो हम सारे लोगों का यह विश्वास है कि इससे न्यायालय की शक्ति बढ़ेगी, न्यायालय में लोगों का विश्वास बढ़ेगा, एविडेंसेस न्यायालय में आएंगे, और जब न्यायालय में एविडेंस आएंगे तो एक्यूज को सजा होगी और लोग अपराध करने से बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शशांक, आपने सही कहा। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है, उसको देखते हुए एक बाप के लिए अपने बेटे के जनाजे से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है? एक बाप ने अपने जीते जी एक बेटे का जनाजा देखा हो, एक माफिया ने अपने जीते जी इतने जुर्म जो किए हों, उसके बाद अगर वो अतीक है, वो अपने जुर्म कबूल नहीं कर रहा है, तो जिस तरह से चुनौती उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने खड़ी हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी एक्यूज पुलिस कस्टडी में अपने अपराध को यदि अपने को स्वीकार भी कर ले तो उसका लीगल प्रोसीडिंग में कोई महत्व नहीं होता है। पुलिस को उसमें एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं और एक्यूज को यह अनडाउटफुली बताना पड़ता है कि वह इस अपराध में शामिल नहीं है। तो अगर अतीक इस मामले में अगर कॉपरेट नहीं कर रहे हैं और अतीक इस मामले में यह कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, तो भी पुलिस के पास जितने एविडेंस है, विवेचना आगे बढ़ चुकी है, एसटीएफ इसमें अपना काम कर रही है और निश्चित तौर पर पुलिस के पास पूरे सबूत है और उन सबूतों को साबित करने का काम प्रोसिक्यूशन का है। तो अतीक तो अपने को अंतिम समय तक कहेंगे कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहता हूँ। इनके लड़के असद के साथ जो लड़का मारा गया, वो उनके साथ क्या नाम था उसका, उसकी माँ ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उसकी माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे को मना करती थी कि अतीक के साथ मत जाओ और उसके साथ अपराध में इन्वॉल्व मत हो। तो देखिए, निश्चित तौर पर समाज में चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, लेकिन वे नहीं चाहते कि उनका बच्चा अपराध में जाए, इसलिए वह औरत लगातार मना कर रही थी अपने बेटे को कि वो अतीक के साथ न जाए, उसके अपराध में शामिल न हो। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से जब से ये उमेश पाल की हत्या की तैयारी चल रही थी, तब से उस लड़के को भी लगातार इन्वॉल्व करके इस हत्या में शामिल कराया गया। और निश्चित तौर पर इसमें जब उनकी पत्नी गिरफ्तार होंगी शाइस्ता बेगम, तो निश्चित तौर पर और कई खुलासे होंगे और मुझे लगता है कि और कई अपराध की कड़ियां इससे जुड़ेंगी। और बिल्कुल बिल्कुल शशांक, जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, लेकिन हेकड़ी जिस तरह से अतीक दिखा रहा है, बिल्कुल नरमी से पेश नहीं आ रहा, लगातार उसकी हेकड़ी बढ़ती जा रही है। उसको देखकर नहीं लगता कि अतीक जो है वो जल्द ही अपना गुनाह कबूलेगा। जिस तरह से वो जवाब सवालों के दे रहा है अकड़ के साथ, तो शाइस्ता परवीन का कहना था, शाइस्ता परवीन यहाँ पहुंचने की आशंका उनकी जताई जा रही थी, लेकिन शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची। क्या उनको अपने बेटे से ज्यादा अपनी जान की परवाह थी, इसीलिए वो यहाँ नहीं पहुंची? और साथ ही साथ आपने कहा कि जो असद का साथी था गुलाम, उसकी मां ने कहा, मना किया था असद के साथ जाने के लिए, लेकिन शाइस्ता परवीन को इतना नहीं पता था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। देखिए, शाइस्ता परवीन को पता था, वो जानती थी कि उनका पति जो तांगा चलाने वाला है, अपराध के बल पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है और इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए उन्होंने अपनी सल्तनत का उत्तराधिकारी तैयार किया था, अपना युवराज तैयार किया था। तो निश्चित तौर पर पूरे परिवार की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी और पूरे परिवार की इन्वॉल्वमेंट से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और निश्चित तौर पर पुलिस के पास प्रॉपर सबूत है। देखिए, आपको एक बात और बता दूं, देखिए पाकिस्तान के जो आतंकवादी भारत में आते हैं, मारे जाते हैं, वो पाकिस्तान द्वारा पोषित तो होते हैं, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान की सेना कभी उनको क्लेम नहीं करती है, क्योंकि वो अपराध करने के लिए भेजे जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग बार बार यह कहते हैं कि अपराधी की न तो कोई जात होती है, न कोई धर्म होता है, न वह किसी का पिता होता है, न अपराधिनी किसी की माता होती है। तो अपने पुत्र के क्रिमिनेशन संस्कार में भी शामिल नहीं होना यह दर्शाता है कि शाइस्ता बेगम के अंदर मन में एक अपराधी बैठा हुआ है और अपने पुत्र के क्रिमिनेशन प्रक्रिया में भी शामिल नहीं होकर के उन्होंने यह साबित कर दिया कि अतीत के सारे अपराधों में बराबर के हिस्सेदार है और बराबर का उनका जो है वो अपीयरेंस है। इसीलिए शाइस्ता परवीन जो है वो प्रशासन से मुंह छुपाकर भागती फिर रही है, अभी तक किसी के सामने नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। और उनको इस बात इतनी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल शशांक, उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के नेक्सस को पकड़ चुकी है। बिल्कुल शशांक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ हमारे साथ उदय शाह पूर्व IPS जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि लगातार उदय जी लगातार जो है प्रशासन पूछताछ कर रहा है अतीक से, लेकिन अतीक से मुंह से
अतीक के मुंह से एक जवाब नहीं फूट रहा। अतीक लगातार हेकड़ी दिखा रहा है। अतीक का बेटा मर गया, अतीक का भाई जेल में है, पत्नी फरार है, लेकिन अभी भी जो है अतीक वो सवालों के जवाब सीधे सीधे नहीं दे रहा है। कितनी बड़ी चुनौती अतीक इस वक्त बना हुआ है प्रशासन के लिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो जली हुई उसकी रस्सी भी इतनी ऐठन आसानी से नहीं जाएगी। वो एक हार्डेंड क्रिमिनल है जिस पर 100 केसेस हो, उसको आप सोच रहे हैं कि एक सॉफ्ट टारगेट की तरह वो चलेगा, लेकिन इशारे में उसके मनोबल टूटे हैं। वो जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिल रहा है वो दिखता है, और आई एम श्योर कि इसके अलावा भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। एक होलिस्टिक पिक्चर से और बिगर पिक्चर इसमें क्लियर होगा, इसमें कोई शक नहीं। इट मे टेक लिटिल टाइम। जी उदय जी, बिल्कुल साथ ही साथ सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि लगातार वो पुलिस वालों को धमकी दे रहा है कि जिसने मेरे बेटे को मारा उसको मैं बाहर आके नहीं बख्शूंगा। साथ ही साथ जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं, आतंकी संगठन, चाहे वो अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ हो, जैश ए मोहम्मद के साथ हो, पाकिस्तान का संगठन हो ISIS, उससे भी उसके तार जुड़े हुए हैं। देखिए, ये देखने में बड़ा आसान लगता है कि तारे जुड़ी हुई हैं। जमीन पर पुलिस की अपनी पकड़ होती है और वो जमीन पर शेर वही होते। तो ये जो धमकी और ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक तरह का देखती है, ये इस तरह के केसेस में नेचुरल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए, जीनियस केस में तो कोर्ट भी आपको 90 दिन का टाइम देता है चार्जशीट करने को, और इसका मतलब नेचुरली मीडिया का अपना प्रेशर है। मीडिया सोचती है 1 दिन में 2 दिन में क्यों नहीं पूरी उसने का रामायण बता दी। तो इतना आसानी से होता नहीं है, इट विल टेक टाइम। और ये तो हार्डन क्रिमिनल है और इसमें कोई शक नहीं है, और उसको उसी तरह से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अतीक जो है वो नकार रहा है कि उसने जुर्म नहीं किया, उसको वो फोन दिया जाए जिससे वो साबरमती जेल में बात करता था, साजिश रचता था, उसको अगर वो फोन दिया जाए तो वो इन सारे सवालों के जवाब देगा। जी हाँ, लेकिन ये सब इनडायरेक्ट एविडेंसेस की बात कर रही हैं जी। तो डायरेक्ट एविडेंस है, वो सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो आपके सामने CCTV फुटेज है, जिस पर न केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, पूरी दुनिया ने उसको देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि कौन कौन लोग शरीक थे। और उन शरीक लोगों में इसका बेटा भी था, इसका गनमैन भी था, और वो दोनों मारे जा चुके हैं। तो वो तो एक तरह से ओपन। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है उदय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं शशांक के पास आना चाहूंगी। एक लास्ट कमेंट शशांक जी दीजिए इस पूरे मुद्दे को लेकर, किस तरह से कार्रवाई जरूरी है जो कानून के तहत होनी चाहिए। शशांक जी बिल्कुल, देखिए, अतीक अपना अपराध स्वीकार करे या नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके खिलाफ प्रॉपर एविडेंसेस हैं, और अगर अतीक अपना अपराध स्वीकार भी कर लेंगे तो इस स्टेज पर उनके द्वारा लिए गए बयान का कोर्ट में कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए पुलिस को अपने सोर्सेज से साक्ष्य जुटाने होंगे, और सबसे बड़ा साक्ष्य अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया कि किस तरह से एक बड़ा साक्ष्य एविडेंस है वीडियो का, और उसके बाद फोन कॉल्स वगैरह की डिटेल्स वगैरह है। और जिन लोगों से मिल करके शाइस्ता परवीन ने इस अपराध की साजिश रची थी, वह निश्चित तौर पर पुलिस के रडार पर है, सारे एविडेंस पुलिस के पास है। लेकिन चूंकि एक प्रक्रिया है रिमांड पर लेकर के पूछताछ करने की, और अपराधी कितना ही बड़ा क्यों न हो और कितना अभ्यस्त क्यों न हो, लेकिन निश्चित तौर पर आप जानिए जब वह पुलिस के सामने होता है और पुलिस ईमानदारी से पूछताछ करती है, तो बड़े बड़े अपराधियों को अपने खिलाफ सबूत देते हुए हम लोगों ने देखा है। जी, तो जी, आप एकदम जी, चलिए ठीक है शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो है अतीक वो लगातार सवालों के जवाब देने के लिए राजी नहीं हो रहा है, अड़ा हुआ है। उसको वो मोबाइल चाहिए। वो कह रहा है कि मुझे मोबाइल दीजिए जिससे मैंने साबरमती जेल में साजिश रची थी। तो अभी भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हालांकि जो प्रशासन है, टीम है, वो पूछने में लगी हुई है, कभी ना कभी अतीक सवालों का जवाब देगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।